emotionally disturbed children. In this session, we are going to discuss about emotionally disturbed children, its meaning, characteristic, as well as its classification, and the educational measure of for emotionally disturbed child. First, we need to understand what is emotional disturbance. Okay, the term emotional disturbance was first developed by Ellie Make और इन 1960 ये इमोशनल डिस्टरबेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट टाइम 1960 में एली माइक पॉवर नाम का एक एजुकेशनिस्ट इसको फर्स्ट टाइम डेवलप किए थे और सब्सिक्वेंट ईयर में इसी का जो इवोल्यूशन है वो देखने के लिए मिला था और अलग अलग टाइम में अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनिस्ट इसका जो मीनिंग अलग अलग तरह से डिफाइन किए हैं। लेकिन IDEA जो कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन USA का वो डिफाइन किया है कैसे हम लोग इमोशनल डिस्टर्बेंस को देखते हैं और स्पेशली ज़्यादातर लोग इसको ही ये वाला डेफिनेशन को ही की एक्सेप्ट करते हैं। IDEA डिफाइन इमोशनल डिस्टर्बेंस as a condition exhibiting one or more of the following characteristic over a long period of time and to a marked degree। कि एक तरह का ये इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है ये एक तरह का कंडीशन है जो कि ये हम लोग अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ये चीज जहाँ देखने के लिए मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं। पहले तो इनएबिलिटी टू लर्न कि इमोशनल डिस्टर्बेंस इस तरह का एक कंडीशन जहाँ की एक चाइल्ड लर्न करने के लिए एबल्स नहीं रहता, उसके पास कुछ एबिलिटी नहीं रहता, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इनएबिलिटी टू लर्न। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इनएबिलिटी टू मेंटेन रिलेशनशिप विद पीयर्स एंड चिल्ड्रन कि ये एक तरह का कंडीशन है जहाँ की चाइल्ड अनेबल रहता है और चाइल्ड का पास एबिलिटी नहीं रहता है कि उसका पीयर और टीचर के साथ अच्छा वाला रिलेशनशिप को मेंटेन करना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर और फीलिंग और उसके साथ साथ वो चाइल्ड यहाँ एप्रोप्रिएट बिहेवियर शो नहीं करता और उसके साथ साथ वो फीलिंग्स को भी वो शो नहीं करता और फील नहीं कर पाता। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अनहैप्पीनेस और डिप्रेशन और इमोशनल डिस्टर्ब्ड चाइल्ड जो है वो ज़्यादातर अनहैप्पी रहता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। नेक्स्ट फिजिकल सिम्टम्स और फियर रिलेटेड टू स्कूल और पर्सनल प्रॉब्लम्स और बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, फियर स्कूल जाने के लिए फियर देखने के लिए मिलता है और बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। अगर कोई भी चाइल्ड ये 5 कैरेक्टरिस्टिक को या इसी से कोई एक को वो शो कर रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इमोशनली डिस्टर्बेंस चाइल्ड बोलते हैं और इमोशनली डिस्टर्ब्ड चाइल्ड बोलते हैं। पहला तो कि उसके पास लर्न करने के लिए एप्रोप्रिएट एबिलिटी नहीं रहता, उसके बाद अच्छा वाला रिलेशनशिप पीयर और टीचर के साथ मेंटेन नहीं कर सकता कि वो उस अच्छा वाला बिहेवियर शो नहीं करता एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसके साथ साथ अनहैप्पी डिप्रेस्ड में रहता है ज़्यादातर टाइम या वो फियर का जो एक एंजाइटी है वो दिखता रहता है और वो शो करता रहता है और पर्सनल प्रॉब्लम और फिजिकल सिम्टम भी बहुत सारे देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इसी का अगर कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग देखें तो अलग अलग जो एजुकेशनिस्ट है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग अलग तरह से इसी को कैटेगराइज किए हैं। तो बेसिक जो कैटेगराइज किए हैं एजुकेशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर को, तो इसी को 2 कैटेगरी में हम लोग पहले डिवाइड किए हैं। एक है एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर एंड सेकेंड वन इज इंटरनलाइजिंग बिहेवियर। एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर वो सारे के सारे बिहेवियर जो कि दूसरे लोगों को मतलब आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं नेबरिंग हो गया कि वो चाइल्ड के साथ जो लोग रहते हैं उनको डिस्टर्ब करता है। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल को देखें तो व्हेन ए चाइल्ड ऑफ्टन आउट ऑफ सीट कि यहाँ चाइल्ड एक सीट में ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठता, वो उठकर चला जाता है और उसके साथ साथ वो कॉन्स्टेंटली बोलता रहता है खुद का बारे में, खुद के साथ बात करता रहता है अपने आप नहीं तो दूसरे का साथ भी क्या करता है बात करता रहता है।
उसके साथ साथ अलग अलग तरह का जो नॉलेज है वो भी क्रिएट करता है, और उसी का जो अटेंशन है वो बहुत ही कम रहता है, अटेंशन स्पैन इसी का बहुत ही कम रहता है, और इसी का जो इग्नोरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है, कि अगर क्लासरूम में कोई टीचर कुछ बोल रहा है, कुछ टास्क दे रहा है तो करने के लिए वो उसी को भी मानने के लिए तैयार नहीं रहता, इग्नोर कर लेता है। और जो कुछ काम अगर टीचर दे रहे हैं या कोई भी दे रहा है तो उसी को भी काम करने के लिए मना कर रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर, जो कि जो उसका आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनको वो ये इफेक्ट करता है और ये उनको पता चल जाता है। उसके साथ साथ डिसओबीडियंस टू टीचर, उसके मैं पहले से बोल चुका हूँ कि टीचर जो बोलता है उसी को फॉलो नहीं करता। और ये हो सकता है एक्सटर्नलाइजिंग करिकुलम बिहेवियर में कि जो उसका दोस्त है उनको जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनके साथ फाइट करता रहता है, और कॉजेस एंड थ्रेटन्स फिजिकल हार्म, उसके साथ साथ खुद का बॉडी को वो हार्म पहुंचाता है, थ्रेटन्स करता है लोगों को, हो गया, एनिमल्स को, पीपल को, उनका अराउंड में जो भी लोग रहते हैं उनको हार्म पहुंचाता है। और उसके साथ साथ वो ऑप्शंस गेस्चर फ्रीक्वेंटली भी शो करता है। और अगर डायरेक्शंस का बात करें तो अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको भी इग्नोर कर लेता है, और इच वर्बली हॉस्टाइल सच एज आर्गुमेंट। और ये एक बहुत बड़ा चीज है कि ये इमोशनली डिजॉर्डर चिल्ड्रन जो और इमोशनल डिस्टर्बेंस चाइल्ड जो रहते हैं वो हर वक्त क्या करते हैं कि आर्गुमेंटेटिव रहते हैं, कि मतलब कोई उनको सिर्फ इशू ही चाहिए, अगर उनको कोई इशू मिल गया तो वो लोग आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ट्रोनन एंड रेज डैमेजेस प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंगनेस, और उसके साथ साथ उनके तो जो प्रॉपर्टी है, उनका जो बिलोंगिंगनेस है उनको तो डैमेज करते ही करते हैं, लेकिन जो प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी रहता है, बिलोंगिंगनेस रहता है, वो सारे के सारे चीज़ को भी ये लोग डैमेज कर देते हैं। और जो दूसरे का जो राइट्स होता है उसको वायलेट करते हैं, सोशल नॉर्म्स को जो है उसको फॉलो अप नहीं करते। और ये सब क्या होता है कि एक तरह का एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर, क्योंकि ये जो उनका जो नेबरिंग है, उनका साथ जो लोग रह रहते हैं उनको ये इफेक्ट करता है। और यहाँ जो एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर में जो एक बहुत बड़ा चीज आता है वो है एग्रेशन एंड वायलेंट बिहेवियर। हमको पता ही है एग्रेशन का मतलब एक तरह का कंडीशन से जहाँ की हम लोग को एंग्रीनेस ज़्यादा करके देखने के लिए मिलता है, और हम लोग को वो वर्बल एब्यूज करते हैं दूसरे को, खुद को, और उसके साथ साथ डिफरेंट चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि तोड़ फोड़ देते हैं, हो गया। और फिजिकली हम लोग भी ये वाला कंडीशन में क्या करते हैं कि लोगों को अटैक करते हैं। और एक इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड और इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड्स में क्या होता है कि ये इस तरह का ये एग्रेशंस देखने के लिए मिलता है, और उसके साथ साथ वायलेंट बिहेवियर भी देखने के लिए मिलता है। इंटरनलाइजिंग बिहेवियर की बात करें तो वो सारे के सारे बिहेवियर जो कि एक चाइल्ड खुद का बॉडी को और खुद को अफेक्ट करता है, वो सारे के सारे बिहेवियर को हम लोग इंटरनलाइजिंग बिहेवियर बोल रहे हैं। जैसे कि वो पेनफुल साइनेस विथड्रॉल्स, मतलब वो पेन में रहता है, किसी को बताता नहीं, कुछ नहीं, वो खुद बैठा रहेगा, किसी को बोलेगा नहीं, वो पेन में रहेगा, वो दुखी रहेगा, लेकिन किसी को बताएगा नहीं। वो कुछ काम कर रहा है, सारे के सारे बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन वो खुद विथड्रॉ कर लेगा और चला जाएगा। तो ये दूसरे को तो इफेक्ट नहीं करता, लेकिन खुद का जो कंडीशन है उसको सीवियरली इफेक्ट करता है। उसके साथ साथ जो और एक इंटरनलाइजिंग बिहेवियर है, वो जो उनका जो दोस्त रहेंगे, पीयर्स जो रहेंगे, फ्रेंड जो रहेंगी, उनका जो बिहेवियर रहेगा वो इसको खुद को लगेगा कि नहीं मेरे को ये लोग टीच कर रहे हैं, ओके। और ये भी जो है खुद को उसका इंटरनल फैक्टर जो है, और खुद को जो है वो क्या करता है कि बहुत हद तक ये इफेक्ट करता है। अगर ओरीनेस का बात करें तो इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड ज़्यादातर ओरिड ही रहता है, और ये ओरिडनेस खुद को इफेक्ट करता है, दूसरे का यह कुछ ज़्यादा आता नहीं है। और उसके साथ साथ मैनी पैनिक सिचुएशन भी वो बहुत बार फेस करता है, वो फोबिया, फियर, इस तरह का बहुत सारे पैनिक सिचुएशन खुद को फील करता है और वो डर जाता है। और इंटरनलाइजिंग बिहेवियर का बात करें तो वो उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो यहाँ एकदम कम रहता है, सेल्फ बिलीफ जो है वो एकदम कम रहता है, ओके, जो कि उसका खुद को अफेक्ट करता है। और उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम के साथ तो एनगेज रहने के लिए ट्राई करता है, लेकिन एनगेज नहीं रह पाता, जिसके कारण कि खुद का प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पाता, उसको बढ़ा देता है। तो ये भी खुद को क्या करता है कि अफेक्ट करता है।
और अगर इस तरह का सिचुएशन में दिखे तो ये इंटरनलाइजिंग बिहेवियर एक इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड को सुसाइड्स की तरफ लेकर जाता है, और जिसके कारण कि बहुत सारे चाइल्ड ऐसे हैं कि वो लोग सुसाइड कर भी लेते हैं। अगर कॉमन इंटरनल बिहेवियर्स को अगर हम लोग देखें कि एक इमोशनल डिस्टर्ब चाइल्ड का, तो यहाँ 3 तरह का चीज आता है। एक है डिप्रेशन, दूसरा वाला एंजाइटी, और तीसरा वाला है विथड्रॉल बिहेवियर। कि ये इंटरनलाइजिंग बिहेवियर में डिप्रेशन में चाइल्ड चला जाता है, खुद किसी को बोलता नहीं हो गया, और खुद डिप्रेशन में चला जाता है, सोचता रहता है और डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद हर वक्त एंजाइटी रहता है, और एंजाइटी के कारण वो कुछ कर नहीं पाता है, साइनस दिखने के लिए मिलता है, और उसके साथ साथ वो अपने आप बहुत सारे वर्क से क्या करता है कि खुद को विथड्रॉल कर लेता है। अगर कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक को देखिए एक इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड का, तो यहाँ जो वो चाइल्ड होता है उसका जो मेमोरी होता है वो बहुत ही पुअर होता है, और इसका अटेंशन स्पान जो है वो भी बहुत ही कम रहता है, और जिसके कारण कि उसका जो कॉग्निटिव एबिलिटी वो एकदम पुअर बन जाता है। और अगर हम लोग देखें उसका स्कोर को, तो हर वक्त वो बिलो एवरेज में रहता है, हो गया। उसका जितना इंटेलिजेंस आईक्यू जितना रहेगा उसी से उसको बहुत कम क्या मिलता है, अचीवमेंट मिलता है। अगर हम लोग एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक को देखें, तो ये इमोशनल डिस्टर्ब चाइल्ड जो है कि हम लोग जितना एक्सपेक्ट करते हैं उसी हिसाब से उसको यहाँ अचीवमेंट नहीं मिलता है। तो इसी को देखकर एक टीचर को भी घबराना नहीं होता है, या वो स्टूडेंट्स को भी घबराना नहीं चाहिए। यहाँ वो टीचर का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उनका जो आईक्यू स्कोर है उसी से बहुत कम क्या देखने के लिए मिलता है कि उसका अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट देखने के लिए मिलता है। और उसी के साथ साथ जो परफॉर्मेंस है यहाँ जो स्टूडेंट का वो एकदम लिस्ट रहता है। वो स्कूल का जो चाइल्ड है उनको मतलब फास्ट से फास्ट हम आप लोग बोल सकते हैं, तो बहुत ही एकदम लिस्ट रहता है। और उसी के साथ साथ ये इस तरह का चाइल्ड जो है, इस तरह का जो डिजॉर्डर है, इसी को 2 तरह में कैटेगराइज किया गया है। एक है बिहेवियर डिजॉर्डर और एक है लर्निंग डिजेबिलिटी। ये 2 तरह में कैटेगराइज किया जा सकता है, और यहाँ टीचर का जो रोल है वो सिग्निफिकेंट बन जाता है कि उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो चाइल्ड है वो बिहेवियर डिजॉर्डर में जाएगा या लर्निंग डिजेबिलिटी में जाएगा। क्योंकि बिहेवियर डिजॉर्डर में जहाँ सिर्फ हमको बिहेवियर में कुछ डिजॉर्डर देखने के लिए मिलता है, लेकिन लर्निंग डिजेबिलिटी में कि एक चाइल्ड का जो डिजेबलनेस है लर्न करने के लिए उसी को देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ इसीलिए एक जो टीचर है उसी का जो रोल वो बहुत ही सिग्निफिकेंट बन जाता है कि डिसाइड करने के लिए ये बिहेवियर डिजॉर्डर्स है या लर्निंग डिजेबल्स चाइल्ड है। ओके, अगर हम लोग और देखिए तो यहाँ जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है एक इमोशनल डिस्टर्ब चाइल्ड का, वो तो एकेडमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और साइमल्टेनियसली अगर देखिए तो डिफरेंट टाइप का जो एकेडमिक प्रॉब्लम होता है वो भी चाइल्ड में क्या करता है, तो इमोशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इसीलिए भी इस टाइम भी एक टीचर को ध्यान देना चाहिए कि कौन सा हो रहा है कि वो इमोशनल डिस्टर्ब है जिसके कारण कि उसका परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, या वो एकेडमिकली प्रॉब्लमेटिक है जिसका जो इम्पैक्ट है वो इमोशंस के ऊपर पड़ रहा है। तो वो टीचर को देखना चाहिए। और उसी के साथ साथ यहाँ क्या होता है, डू नॉट अटेंड वेल टू एकेडमिक्स, हो गया। और यहाँ उसको अच्छा वाला परफॉर्मेंस मिलता नहीं है, उसका एकेडमिक में उतना पकड़ नहीं आता नहीं है। अगर नेक्स्ट वाला देखिए तो सेल्फ वर्थ सफरर। यहाँ जब चाइल्ड को अच्छा वाला अचीवमेंट नहीं मिलता, और हो गया उसका जो आसपास जो चाइल्ड रहते हैं उनका जब अच्छा रहता है, तो यहाँ एक इमोशनल डिस्टर्ब चाइल्ड से सेल्फ वर्थ सफरर, हो गया। सेल्फ वर्थ खुद को लेकर एक फीलिंग्स चला आता है कि उसको लैक वाला फील होता है कि नहीं वो सब लोग कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हो गया। क्योंकि उसका आईक्यू भी जितना रहता है उतना अचीवमेंट भी उसको नहीं मिलता, उससे भी लो मिलता है, जिसके कारण कि यहाँ सेल्फ बिलीफ जो है वो एकदम घटता जाता है, और सेल्फ वर्थ जो है वो एकदम कम होता रहता है, और उसके कारण कि वो डिप्रेशन में भी एक बार चला जाता है। और उसके कारण बहुत बार चाइल्ड विथड्रॉल कर लेता है, एग्रेसिव बन जाता है, और उसके साथ साथ वो नॉन कॉम्प्लियंस बिहेवियर भी बहुत सारे शो करता है, आइसोलेशन, एग्रेशन, इस तरह का चीज इसके कारण देखने के लिए मिलता है। अगर अदर फैक्टर को हम लोग देखें, लॉस ऑफ पेरेंट और सिबलिंग, अगर कोई इमोशनल डिस्टर्ब चाइल्ड की एक चाइल्ड उसका जो पेरेंट्स है उसको खो दे रहा है, या उसका जो सिबलिंग है उसको खो दे रहा है, तो वो
एकदम सेवियरली एक चाइल्ड को इफेक्ट करता है, उसको तो इमोशनली इफेक्ट करता है। और जब इमोशनली इफेक्ट करता है उसका एकेडमिकली ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। अगर हम लोग बिहेवियरल्स कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो यहाँ 4 तरह का कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलता है। एक एग्रेसिव बिहेवियर, दूसरा वाला है हाइपर एक्टिविटी, तीसरा वाला है विथड्रॉन बिहेवियर एंड लास्ट वन इज एडिक्वेसी एंड इमेच्योरिटी। तो बिहेवियर को अगर देखकर हम लोग को इमोशनल डिस्टर्ब चाइल्ड को कैटेगराइज करें तो वो 4 तरह का कैटेगरी देखने के लिए मिलता है। एक एग्रेसिव बिहेवियर, जहाँ की चाइल्ड एकदम हर वक्त एग्रेसिव रहता है, हो गया, हर चीज में जब बात कर रहा है तब एग्रेसिव रहता है, जब कुछ भी कर रहा है तो वो एग्रेसिवली ही काम करता है। तो वो दूसरा वाला चीज है क्या है कि हाइपर एक्टिविटी और एग्रेसिव वो दोनों अलग अलग चीज है। और यहाँ एक इमोशनल डिस्टर्ब चाइल्ड का दूसरा वाला जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक है वो हाइपर एक्टिविटी है। वो कोई भी काम नॉर्मली नहीं करता, वो हाइपर वे में करता है। और उसके साथ साथ जब उसका जो अचीवमेंट वगैरह है वो दिखता है और खुद को वो क्या कर लेता है, विथड्रॉन्स कर लेता है, क्योंकि उसको सेटिस्फैक्टरी अचीवमेंट नहीं मिलता है। और जब सेटिस्फैक्टरी अचीवमेंट नहीं मिलता वो क्या करता है, खुद को वो विथड्रॉ कर लेता है कोई भी सिचुएशन से। और उसके साथ साथ यहाँ एडिक्वेसी और इमेच्योरिटी और इनएडिक्वेसी, मतलब ये अगर कोई चाइल्ड इमोशनल डिस्टर्ब है तो वो क्या करता है कि उसका जो एज है उसी से कम एज वालों का जैसे बिहेवियर शो करता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इमेच्योरिटी। ओके, और ये इमेच्योरिटी भी एक बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक है। और इनएडिक्वेसी जो है वो एडिक्वेट नहीं रहता है, इनएडिक्वेट हर वक्त रहता है। और ये भी क्या है, एक बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक है एक इमोशनल डिस्टर्ब चाइल्ड का। अगर इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो यहाँ 5 कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलता है। पहला वाला है डिप्रेशन, दूसरा वाला है एंजाइटी डिसऑर्डर, तीसरा वाला है कंडक्ट डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर। कि यहाँ जो डिप्रेशन है वो भी देखने के लिए मिलता है, ये इफेक्टिव क्लास में ही चला आता है, स्टूडेंट बहुत बार डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरा वाला चीज़ है एंजाइटी, ये इमोशनल डिस्टर्ब चाइल्ड के अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहता है, और छोटा बड़ा चीज़ में वो लोग एंजाइटी फुल होकर रहते हैं। और उसके साथ साथ कंडक्ट डिसऑर्डर भी देखने के लिए मिलता है, कोई भी काम कर रहा है तो उसी को लेकर भी वो डिसऑर्डर देखने के लिए मिलता है। ईटिंग डिसऑर्डर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और लोगों को लगता नहीं कि ये ईटिंग डिसऑर्डर एक इमोशनल डिस्टर्ब चाइल्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ईटिंग डिसऑर्डर भी क्या है, एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है एक इमोशनल डिस्टर्ब चाइल्ड का। यहाँ एक चाइल्ड तो जितना खाता रहता है नॉर्मली उसी से ज़्यादा खाने लगता है, या जितना खाता है उसी से बहुत कम खाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण कि यहाँ वो चाइल्ड का जो लाइफ है वो भी स्पॉइल हो जाता है। एक बार ऐसे कुछ इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड रहते हैं, वो लोग खाना पीना ही एकदम बंद कर देते हैं, जिसके कारण कि उनको सर्वाइव करना रेस्ट ऑफ द लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कोई मर भी जाते हैं। और उसके बाद साइकोटिक डिसऑर्डर, ये अगर कोई चाइल्ड ज़्यादा दिन तक इमोशनली डिस्टर्ब रह रहा है तो वो उसी के अंदर ये देखने के लिए मिलता है साइकोटिक डिसऑर्डर। और क्लासिफिकेशंस का बात करें तो ये इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड का, तो इसी को इमोशनली और बिहेवियरल डिसऑर्डर का जैसे क्या किया गया है ये क्लासीफाई किया गया है। और इसको 4 क्लस्टर में डिवाइड किया गया है। एक तो है कंडक्ट डिसऑर्डर, दूसरा वाला है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इमेच्योरिटी, सोशलाइज्ड एग्रेशन। अगर हम लोग कंडक्ट डिसऑर्डर का बात करें तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि एक चाइल्ड जब हु आर लाइकली टू हैव कैरेक्टरिस्टिक, जब एक चाइल्ड डिसओबीडियंट और डिसरप्टिव बिहेवियर शो करता है उसी को हम लोग कंडक्ट बिहेवियर करते हैं। या कि जब एक चाइल्ड हर वक्त एग्रेसिव रहता है और एक दूसरे से झगड़ा करता रहता है, फाइट करता रहता है, उसी को हम लोग कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं। और उसके साथ साथ जब एक चाइल्ड बस ही रहता है, मतलब उसको लगता है कि वो ही टफ है, उसके ऊपर कोई नहीं है, तब भी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं। और उसके साथ साथ हैविंग टेम्पर, और उसके साथ साथ ये इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड जो है वो लोग को एकदम शॉर्ट टेम्पर होते हैं। कोई भी चीज़ अगर तुम उनको बोल रहे हो तो उनका जो टेम्पर है वो एकदम बढ़ जाता है। अगर दूसरा वाला चीज दिखे तो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है उसी का कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि हम लोग वो सोशल विथड्रॉल कर लेते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी, गिल्ट,
साइनेस, ये सब कुछ एक इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर इमेच्योरिटी की बात करें तो यहाँ जो एक चाइल्ड का अटेंशन स्पैन जितना होना चाहिए उतना देखने के लिए मिलता नहीं है, और उसके साथ साथ एक्सट्रीमली वो पासिव रहता है। यहाँ चाइल्ड का जो एक्टिवनेस है वो लैक करता है, और चाइल्ड यहाँ डे ड्रीम्स करता है, मतलब सपना दिखता रहता है। और उसके साथ साथ यहाँ जो चाइल्ड वो प्रीफर देता है किसके ऊपर, कि यंगर प्लेमेट्स के ऊपर। और उसके साथ सोशलाइज्ड एग्रेशंस का बात करें तो यहाँ एब्सेंटिज्म देखने के लिए मिलता है, विड्रॉल कर लेता है। और उसके साथ साथ गैंग मेंबरशिप दिखने के लिए मिलता है, थेफ्ट वो देखने के लिए मिलता है, और फीलिंग ऑफ प्राइड बिलोंगिंग टू डिले इन सब कल्चर। और उसके साथ यहाँ कोई सब कल्चर से अगर बिलोंग कर रहा है तो उसको लेकर वो बहुत ही प्राइड फील करता है। अगर एजुकेशनल इंटरवेंशंस का बात करें एक एजुकेशनल इमोशनल डिस्टर्ब चाइल्ड का, तो वो इंटरवेंशंस का बात करें तो ये इस तरह का चाइल्ड जो होते हैं वो यूनिडायमेंशनल्स नहीं होते, वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं। इनको वो कोई एक पर्टिकुलर इंटरवेंशन से देकर आप ठीक नहीं कर सकते, और कोई भी ठीक नहीं कर सकता। इनको अगर अच्छे से एकेडमिक लाइफ में एजुकेशनली इंटरवेंशन देना है तो मल्टीपल्स इंटरवेंशन एक साथ देना पड़ता है, जैसे कि एजुकेशनल इंटरवेंशन, सोशल इंटरवेंशन, लाइफ स्किल इंटरवेंशन, वो सारे के सारे देना पड़ता है। उसके बाद जाकर इस तरह का चाइल्ड जो होते हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है। और इसीलिए एक जो इंटरवेंशन जो है एक चाइल्ड के लिए, इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड के लिए, वो क्या होता है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम लोग इंटरवेंशंस का बात करें तो वो कॉफेंस नाम का एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि कुछ इंटरवेंशंस देने के बारे में बोल रहे थे। उनका जो फर्स्ट था, हैव ए फेयर एटीट्यूड टुवर्ड्स, की एक इमोशनल डिस्टर्ब चाइल्ड है तो उनका जो इमोशनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटरेस्ट, एबिलिटीज हो गया, उनके ऊपर एक फेयर एटीट्यूड हम लोग का रहना चाहिए, एक अच्छा वाला एटीट्यूड उनके ऊपर रहना चाहिए। अगर एक फेयर एटीट्यूड नहीं रह रहा है तो वहाँ दिक्कत आ सकता है। अगर उसके साथ साथ एप्रोप्रिएटली एवरेज एक्सपेक्टेशंस हो, और एक चाइल्ड का जो इंटेलिजेंस आईक्यू जितना है उसी से हमको कम एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए, ना कि नॉर्मल चाइल्ड का जैसे जितना आईक्यू है उतना रखना चाहिए। कि एक टीचर को यहाँ क्या करना चाहिए कि उसका जो आईक्यू है वो जितना है उसी से कम एक्सपेक्टेशन उसी से रखना चाहिए। और यहाँ जो चाइल्ड होता है जितना उसका एक्सपेक्टेशंस हाई रहेगा तो वहाँ फ्रस्ट्रेशंस डेवलप ज़्यादा करके होगा, क्योंकि चाइल्ड का जो अचीवमेंट है वो एकदम से लो रहता है। अगर जितना आईक्यू है उसी से अगर ज़्यादा वो एक्सपेक्ट कर रहा है, इसलिए फ्रस्ट्रेशंस डेवलप होता है। और अगर कहाँ लो एक्सपेक्टेशंस कर रहा है तो वहाँ सेल्फ फुलफिलमेंट का जो एक फोबिया है वो क्रिएट हो जाता है। और इस तरह का चाइल्ड का जो बिहेवियर है उसी को एक कॉन्स्टेंटली मैनेज करने के लिए जो टीचर्स है, पेरेंट्स है, और उसका फैमिली और सोसाइटी, वो सारे के साथ क्या करना चाहिए, एक साथ आना चाहिए और उसी को फैसिलिटेट करना चाहिए। और ये क्या इंक्लूड करना है, इंक्लूड एरिया ऑफ स्टडी दैट हैव रिलेवेंस टू, हाँ, और उसके साथ साथ जो चाइल्ड के लिए जो रिलेवेंस है ओके, वो सारे के सारे ही जो एरिया है उसको इंक्लूड करने के लिए उसका जो बिहेवियर है, मतलब सारे के सारे जो इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड होते हैं उनका बिहेवियर सेम नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। तो उनका जो इंडिविजुअलाइज बिहेवियर, जो मिसबिहेवियर जो है उसी को लेकर ही क्या करना चाहिए कि जो प्रोग्राम्स इंटरवेंशन वो सारे के सारे को इंक्लूड करना चाहिए। और उसके साथ साथ एक अगर इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड को देखे तो अगर कोई चाइल्ड अच्छा वाला कुछ अचीवमेंट पा रहा है तो उसको रिइंफोर्स करना चाहिए। और एक इमोशनल डिस्टर्ब चाइल्ड कुछ मतलब नेगेटिव चीज कर रहा है तो उसको रिइंफोर्स नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें ये इंस्ट्रक्शनल अप्रोच और टीचिंग टेक्टिक्स को, तो इस तरह का जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही सीरियस होते हैं और इनको स्पेशल एजुकेशन देना चाहिए। और उसके साथ साथ जो टीचर्स का जो अटेंशन है वो स्पेशल अटेंशन इनके ऊपर रहना चाहिए, पेरेंट्स का जो अटेंशन है वो स्पेशल अटेंशन रहना चाहिए। और उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल्स है, अदर प्रोफेशनल जैसे कि गाइड, काउंसलर, इनका भी एक स्पेशल अटेंशन इनके ऊपर रहना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हम लोग देखिए जनरल टीचिंग टिप्स के बारे में इस तरह का चाइल्ड को, तो दो तरह का चीज यहाँ देखने के लिए मिलता है। एस्टेब्लिश रूल फॉर एप्रोप्रिएट क्लासरूम बिहेवियर, कि एक एप्रोप्रिएट क्लासरूम बिहेवियर करने के लिए एकदम एक टीचर को फिक्स वाला रूल्स बना देना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर कोई चाइल्ड उसी से डाइवर्ट हो रहा है और
छोड़कर दूसरा कुछ बिहेवियर शो कर रहा है तो उसके लिए उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भी उसका कॉन्सिक्वेंसेस बारे में भी बताना चाहिए।